दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन भी वही कहानी, मार्केट नीचे है। 100 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में, निफ्टी बैंक नीचे, मिड कैप नीचे, स्मॉल कैप 1% के साथ में डाउन। स्टॉक्स को देखने चले तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे, ऐसे में पोर्टफोलियोज भी नीचे होते हैं क्योंकि सेक्टर्स भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर गिर के बंद हो चुका है। रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, IT सबसे खराब परफॉर्म कर चुके हैं। FMCG ठीक ठाक सा था, बाकी कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं है। कुछ न्यूज़ को देखते हैं जो कि टोटल मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प से रिलेटेड न्यूज़ है, ऑब्वियस है नेगेटिव होगी। वार्निंग दी है इंक्रीज करने के लिए टैरिफ, किसके ऊपर? यूरोपियन नेशंस के ऊपर। ऐसे जो भी देश हैं जो ग्रीनलैंड को परचेज जो ट्रम्प करे उसको अपोज करे, यानी उसके खिलाफ है, उनके ऊपर टैरिफ को इंक्रीज करने की बात की है। कितना टैरिफ अभी लगा दिया है, कितना इंक्रीज होगा उसको आगे चल के चेक करते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि बात ये है कि ग्रीनलैंड को खरीदने का जो मोटिव है ट्रम्प की ईगो को सेटिस्फाई करने का है, ना कि सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती तो दिखता, न्यूज़ में पता चलता कि चाइना और रशिया इसका मिसयूज़ करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ट्रम्प को पहले मना कर दिया गया था, काफ़ी अपशब्द भी कहे थे, तो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रम्प इसको खरीदने की कोशिश करे। साथ में आप देख सकते हैं कि ट्रम्प टैरिफ की जो धमकी है वो अनएक्सेप्टेबल है। यूरोपियन लीडर्स ने ऐसा कहा है। अब देखिए, जो व्यक्ति अपने साथियों का सगा नहीं है वो बाकी देशों का क्या सगा होगा, तो वही बात है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जब तक ट्रम्प है मार्केट के अंदर तब तक मार्केट से एक्सपेक्टेशंस आपकी काफ़ी कम होनी चाहिए। बाकी कुछ कंपनीज होगी जिनके नंबर्स अगर आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे अच्छे मौके बनेंगे। साथ में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया को लेकर या फिर जो भी टैरिफ के लिए बातचीत की गई है कि 200% टैरिफ, ये सब चीज़ें, इसका जो आउटकम है सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कब आएगा। 20 तारीख यानी कल के दिन आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। लेकिन देखिए दोस्तों, साथ में ये भी बोला जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ट्रंप के टैरिफ को ओवरटर्न नहीं करे, यानी ट्रंप के खिलाफ नहीं जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। अगर टैरिफ इंक्रीज करते हैं इंडिया के ऊपर तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ट्रेड डील का आपको बताइए काफ़ी टाइम लगता है, कई बार सालों भी लगते हैं, तो वो होप एक बार आप छोड़ के चलिए। बाकी अगर कुछ होता है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं, तो डेफिनेटली उस बेसिस पे ही स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, टैरिफ जो EU के ऊपर लगा दिया है वो कितना है? 10% का है। 8 यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ये लग चुका है। अब ये बोला जा चुका है कि अगर 1 जून 2026 को अग्रीमेंट नहीं पहुंचा, कंप्लीटली टोटल परचेज ग्रीनलैंड ट्रंप नहीं कर पाया, तो टैरिफ जो 10% का है ये 25% का हो जाएगा, यानी इंक्रीज देखने को मिलेगा 1 जून से। 1 फरवरी से तो लग चुका है 10% का, 1 जून से ये 25% का हो जाएगा। तो ये देखिए, खुद के जो साथी उनको नहीं बख्श रहे, तो इंडिया के ऊपर कैसे टैरिफ कम करेंगे। ये पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जितना डर होगा, इक्विटीज़ उतनी ही सस्ती मिलेगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप हमेशा मार्केट में रहेगा या फिर सत्ता में रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इक्विटीज़ इन्वेस्टर्स को सस्ते में मिलेगी। और मार्केट में डर होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर बाइंग होती है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड एंड सिल्वर अभी के समय काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, कर भी रहे। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो इक्विटीज़ काफ़ी सस्ती अवेलेबल हो सकती है जब तक ट्रंप मार्केट के अंदर है। तो ये सिंपल सी कहानी है, ब्रॉडर पिक्चर है। बाकी डेप्थ में देखें तो काफ़ी सारी कंपनीज मिलेगी टेक्निकल फंडामेंटल चॉइस के अंदर। अब देखिए निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हैं। अच्छी बात यह है, चलो ठीक है, निफ्टी ने ब्रेक डाउन नहीं करा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में है, सपोर्ट के आसपास से बाइंग आई। ये निफ्टी की फिलहाल के लिए रेंज बनी हुई है। अब दोस्तों चेक करते हैं, पहले देखते हैं रिएक्शंस कैसा है क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का, और उसके बाद में देखते हैं कौन सी कंपनी के स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट था, काफ़ी बड़ी बाइंग थी, काफ़ी बड़ी सेलिंग थी, क्यों और कैसे, प्लस टेक्निकल्स को भी चेक करते हैं। HDFC बैंक कुछ खास नहीं था, टेक्निकल्स पिक्चर वही है जो मैं आपको कल के फर्स्ट वीडियो में दे चुका था, एक बार आप उसको चेक कर लेना। ICICI बैंक इन्वेस्टर्स थोड़े से नाखुश हुए, वन टाइम डेफिनेटली यहाँ पे एक झटका लगा है
नेट प्रॉफिट के अंदर तकरीबन 1200 समथिंग कुछ करोड़ की प्रोविजंस बन चुके हैं जो प्रॉफिट से हट गए थे। तो ये एक ही बार हुआ है, लेकिन हुआ तो है, वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट तो हुआ है, तो वो इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा नेगेटिवली देखा है। बाकी कुछ खास प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। नेटवेब यहाँ पे काफ़ी बड़ी तेजी बनी, स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग होती गई और क्लोजिंग बेसिस पे जस्ट 2% के आसपास ऊपर जाके ही बंद हो पाया। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक तकरीबन 12% ऊपर था। एक ब्रेकआउट दे दिया था टेक्निकली, बट ब्रेकआउट जब माना जाता है जब वो क्लोजिंग बेसिस पे दिया गया हो, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ इन्वेस्टर्स ने कमेंट सेक्शन के अंदर प्रेडिक्शन दी थी, बहुत सही गई, और एक इन्वेस्टर ने कहा था कि 12-13% या 20% के आसपास चलेगा, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली वैसा ही देखने को मिला है। देखिए रीज़न क्या है, जब भी रिजल्ट अच्छा आने की एक्सपेक्टेशंस होती है, रिजल्ट अच्छा आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अगर गाइडेंस अच्छी है तो डेफिनेटली स्टॉक चलते हैं। अब यहाँ पे इन छोटी छोटी कंपनीज में कोई गाइडेंस होती नहीं है, क्योंकि इन कंपनीज में मार्केट ऑर्डर बुक को देखता है। अभी कुछ 700 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था, अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है धीरे धीरे करके। तो जो 700 करोड़ का ऑर्डर था उसकी तेजी मार्केट ने कंपनी के स्टॉक को यहाँ पे दे दी थी, जब 150% स्टॉक चला था, एनवीडिया के साथ में ऑर्डर मिला था। तो क्या अब ऑर्डर फुलफिल हो रहा है तो वो क्या कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है? नहीं, डेफिनेटली वो अच्छी न्यूज़ है। ऑर्डर को टाइमली फुलफिल करना भी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उससे कंपनी की जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, वो मेंटेन रहती है और उसकी वजह से कंपनी को आगे भी ऑर्डर्स मिलते हैं। अगर कंपनी को कोई काम दिया 1000 करोड़ का, उस कंपनी ने अगर वो काम टाइमली पूरा कर दिया तो उसी कंपनी यानी जो क्लाइंट है, जैसे एनवीडिया है, उसके पास में काफ़ी काम होता है, वो फिर और भी काम देती है कंपनीज को। सो ये अच्छी न्यूज़ है कि कंपनी टाइमली जो ऑर्डर्स है उसको एग्जीक्यूट कर रही है और अपने प्रॉफिट के मार्जिन को भी मेंटेन करके अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है। जस्ट 1% के साथ में इसका मार्जिन आई थिंक घटा था, लेकिन काफ़ी बड़ा जो ऑर्डर कंपनी ने फुलफिल किया है। सो क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो ब्रेकडाउन सॉरी ब्रेकआउट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, कोशिश की है ऊपर जाने की। सो देखते हैं देर सवेर ये जो पैटर्न है कंप्लीट हो पाता है या फिर नहीं, और 30% के जो गेन्स हैं इन्वेस्टर्स को मिल पाते हैं या फिर नहीं। अगेन रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और जो टेक्निकल पैटर्न है वो भी इसका काफ़ी अच्छा है। अगर कुछ ऑर्डर मिल जाता है इसको तो डेफिनेटली फिर ये हाथ में नहीं आएगा, और इसी बेसिस पे इन्वेस्टर्स अभी इसको बाय कर रहे हैं कि अगले कुछ ऑर्डर है वो कंपनी को मिल सकते हैं, क्योंकि पुराने ऑर्डर्स कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रही है। इसके बाद में देखिए पॉलीकैब, काफ़ी सरप्राइज किया इन्वेस्टर्स को, 4% की तेजी बनी, टोटल मार्केट एक तरफ और स्टॉक एक तरफ, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 42 का इसका पी रेशो। सो नंबर्स हमने देखे थे, आई थिंक 16 तारीख को इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स अच्छे नहीं थे। 4% के साथ में ईपीएस मिस हुआ था। देखो इसके बेसिस पे नंबर्स अच्छे नहीं थे, वैसे नंबर्स अच्छे थे। हमने देखा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छी परसेंटेज के साथ में इंक्रीज़ हुआ, कंपनी को जो सेल्स है वो भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज के साथ में इंक्रीज़ हुई। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी प्रॉफिट के मार्जिन का गिरना। इन्वेस्टर्स ने इसको पकड़ लिया क्योंकि स्टॉक अपने हाई के आसपास है। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि कंपनी की जो एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन की जो लागत है, एक्सपेंसेस है, वो 144% के साथ में बढ़ गए थे, 91 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। अब ये जो खर्चा किया है कंपनी ने एडवर्टीजमेंट का B2C सेगमेंट के अंदर, की कोई अपने जैसे कंज्यूमर कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स को बाय करें उसके बेसिस पे कि टीवी एडवर्टीजमेंट हो गया या फिर कोई और ऑप्शंस हो गए, क्योंकि B2B में तो करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बिजनेस टू बिजनेस तो कंपनी का वैसे भी नाम है। तो ये रीज़न है इसके पीछे का। अब देखिए दोस्तों, कंपनी ने कमेंट्री दी है आज के दिन 19 तारीख, डेट आप देख सकते हैं, गाइडेंस दी है। सो कंपनी एम करिए कि 1.5 से लेकर 2 गुना इंडस्ट्री की ग्रोथ जितना हम निकाल लेंगे। अगर इंडस्ट्री 100 के साथ में बढ़ रही है तो हम 200 के साथ में बढ़ेंगे। ठीक है, ये कंपनी की कमेंट्री है। मार्जिन हम मेंटेन करेगा 8 से लेकर 10% FMEG सेगमेंट के अंदर। सो ये अच्छी न्यूज़ है। साथ में इंटरनेशनल जो बिजनेस है ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ में चलेगा, ऑर्डर बुक इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रांग है। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है उसके ऑर्डर्स कंपनी के पास में काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर है। साथ में देखिए दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी ने बोला है कि हम एडवर्टीजमेंट को तो कंटिन्यूसली करने ही वाले हैं, उसकी जो लागत है ना वो इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंसेस हम इंक्रीज करने वाले हैं,
क्योंकि उसका फ़ायदा हो रहा है। प्रमोशन स्पेंडिंग, एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग हम बढ़ा के 3 से लेकर 5%, जितना भी रेवेन्यू मिल रहा है B2C से उसका 5% तक हम खर्च करने वाले हैं मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से माइनर इम्पैक्ट आपको मार्जिन्स में एक्सपेक्ट करना होगा फॉर कपल ऑफ क्वार्टर्स। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स पहले से ही तैयार है, अगले क्वार्टर में मार्जिन्स घटेंगे तो इन्वेस्टर्स स्टॉक को नेगेटिवली नहीं देखेंगे, कि ऑलरेडी कंपनी ने बता दिया है कि ऐसा हम करने वाले हैं। सो ये सिचुएशन है कंपनी की। साथ में आप देख सकते हैं गाइडेंस क्लियर कट दी है Q4 की। Q4 यहाँ पे मेंशन कर रखा है। Q4 का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छी डिमांड कंपनी को देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी अभी चल रही है सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। सो गुड न्यूज़ है, और उसकी बेसिस पे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो ऐसी जब भी गाइडेंस आती है स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे होता है, मल्टी ईयर सिचुएशन होती है, तो ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी हैवी हो जाते हैं। पिछली बार जब भी ब्रेकआउट मिले हैं तो स्टॉक ने आफ्टर ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे स्टॉक किस तरह से चलता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सिल्वर एंड गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर अगर पैनिक होगा, डर होगा, तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ह्यूज बाइंग होगी। अब तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर वैसे भी बाइंग चल रही है, गोल्ड के अंदर चाइना की बाइंग है, सिल्वर के अंदर इंडस्ट्री जो डिमांड है उसकी बाइंग है। सो काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे मिल रही है इन्वेस्टर्स को। 5% सिल्वर ऊपर, 4% सोना ऊपर, ETF की बात कर रहा हूँ। सिल्वर का चार्ट देखिए तो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक रिवर्सल दिखा, उसके बाद में एक ब्रेकआउट, तेजी, यहाँ पे रिवर्सल, ब्रेकआउट, फिर तेजी। सो देखते हैं वापस से मौके इस तरीके कब मिलते हैं। अगर मिलेंगे तो उसके ऊपर बातचीत होगी। बाकी अभी तो काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स के इसमें बन रहे। गोल्ड की भी बात सेम है, गोल्ड ने भी काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल दिए हैं। गोल्ड के रिटर्न्स थोड़े से कम है सिल्वर के कंपैरिजन में, बट गोल्ड की जो गिरावट है वो भी कम होती है सिल्वर के कंपैरिजन में। सब कुछ ऐसी कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स आज क्रैश कर गए। विप्रो 8% की गिरावट। नंबर्स कैसे थे? नंबर्स हमने देखे ठीक ठाक से थे, लेकिन जो कंपनी ने गाइडेंस दी है वो काफ़ी वीक है, कमज़ोर है। साथ में हम देख लेते हैं कैसी कुछ गाइडेंस दी है। गाइडेंस दोस्तों ऐसी है मार्च क्वार्टर के लिए कि क्यून के बेसिस पे जो ग्रोथ हम देने वाले हैं वो 0 to 2% की है, यानी ना के बराबर है। एनालिस्ट ने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट की थी ग्रोथ, फ्लैट टू 2% के कंपैरिजन में। सो ये प्रॉब्लम है, गाइडेंस अच्छी नहीं। वैसे भी देखिए विप्रो की गाइडेंस कहाँ पे अच्छी आएगी? 10 साल में जो प्रॉफिट है वो डबल होता है, स्टॉक कैसे चलेगा? सो विप्रो जस्ट ट्रेडर की कंपनी अब बन चुकी है, इन्वेस्टर के लिए कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो कंपनीज है जिनके नंबर्स कंटिन्यूसली अच्छे आ रहे हैं उनकी बात अलग है, उनमें ग्रोथ की जो चांसेस है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाता है। फिजिक्स वाला ये भी गिर गया आज के दिन 6% के साथ में क्रैश। और एजुकेशन जो सेक्टर है ना उसके अंदर पास्ट की जो हिस्ट्री है उस बेसिस पे बता रहा हूँ, चाहे वो US मार्केट की हो चाहे वो इंडियन मार्केट की हो, शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा के अंदर वैसे भी जो एजुकेशन है उसके अंदर जैसे बिजनेस ऐड हो जाता है तो वो एजुकेशन तो बचता नहीं है, फिर वो बिजनेस बचता है। और आज तक ऐसा इतिहास है नहीं कि बिजनेस एजुकेशन का स्टॉक मार्केट के अंदर कोई अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे पाया है। काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड है, कुछ कंप्यूटर एजुकेशन की कंपनी है, कुछ और कंपनीज है। अगर मैं स्टार्टअप वर्ल्ड की बात करूँ तो बाइजूस की जो हालत आपने देखी वो भी हम लेके चल सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी का भविष्य खराब है, लेकिन फिलहाल के लिए तो पैटर्न खराब है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला है। और लिस्टिंग के बाद में जब तक कोई अप ट्रेंड नहीं हो, जब तक स्टॉक को हाथ नहीं लगाते इन्वेस्टर्स, क्योंकि फिर हाथ जलते हैं जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में एंट्री करता है। तो फिलहाल के लिए वीकनेस है, देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि गाइडेंस तो सही थी जितने पिछले रिजल्ट अपन ने देखे थे, बट इन्वेस्टर को कुछ खास लगा नहीं, तो स्टॉक अभी नीचे है। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।